हेलो दोस्तों, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 9 अगस्त 2021 का करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। अब देखिए ये सब हम अंदर देख ही लेंगे। तो जीएस पेपर 2 का है पहला टॉपिक। तो टॉपिक क्या है? संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ और विशेष अधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? तो जुलाई में क्या है, संसद का मानसून सत्र होना है। तो मतलब उम्मीद की जा रही है कि इस बार हो जाएगा। पिछले में क्या हुआ था 2020 में, तो सितंबर में हुआ था वो जो जुलाई वाला था। ठीक है, तो पिछले साल तीनों ही मतलब एक तो समय कम हो गया था उनका, और एक जैसे इस बार जो है 25 मार्च वाला, एक तो उसका समय कम कर दिया गया सत्र का, और उसके बाद उसे अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पर 25 मार्च से जो है 14 सितंबर को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। और आर्टिकल जो 85 है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें 6 महीने से ज़्यादा का दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जैसे पिछले साल क्या हुआ था, तीनों सत्रों की अवधि कम की गई थी। इससे पहले 2020 में क्या हुआ था, जो बजट का सत्र था उसमें टाइम उसका भी कम हुआ था, शीतकालीन का भी कम हुआ। फिर मानसून जो जुलाई में शुरू होना था वो सितंबर में स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ संवैधानिक प्रावधान है। सबसे पहले आर्टिकल जो 85 है उसके अंतर्गत क्या है, संसद के दो जो वो होते सत्र होते हैं उनमें 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए संविधान में मतलब ये सब नहीं बताया गया। इसे जो है संसद द्वारा डिसाइड किया जाता है कि सत्र कब और कितने दिनों तक जो है आयोजित किया जाने चाहिए। ठीक है, ये संसद डिसाइड करती है। उसके बाद आर्टिकल 85 है उसमें और क्या कहा गया, तो जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, सरकार की सलाह पर जो है समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान जो वह ठीक समझता है वहाँ पे जो है अधिवेशन का आहूत कर सकता है। ठीक है, आपने राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें काफ़ी डिटेल से दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है संसद की किसी स्तर को जो है सरकार की सिफारिश पर आहूत किया जा सकता है, और जो सरकार होती है वो ही क्या करती है, सत्र की तारीख और अवधि तय करती है। ठीक है, उसके बाद वो राष्ट्रपति को बोलती है, राष्ट्रपति फिर जो है आहूत करता है अधिवेशन का। ठीक है, उसके बाद संसदीय सत्र का अगर महत्व देखें तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो संसदीय सत्र होता है उसमें कोई भी विधि निर्माण हो गया, मतलब जो कानून बनाने का कार्य होता है वो संसदीय सत्र के दौरान ही किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो सरकार के जो कामकाज है उसकी गहन जांच होती है उसमें। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या होता है, विचार विमर्श होता है। उसके अलावा एक अच्छी तरह से जो काम कर रहा है लोकतंत्र है उसके लिए संसदीय कार्यपद्धति का जो है पूर्वानुमान होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीएस पेपर 2 से ये भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। तो रेगमा नागाओं द्वारा स्वायत्त परिषद की मांग। ठीक है, जो स्वायत्त परिषद है ये क्या है, जो अनुसूचित 6 में होता है ना उनको दी जाती है। ठीक है, जैसे कुछ टाइम पहले आपने अरुणाचल प्रदेश का सुना हो, तो वो भी इसमें आने के लिए उसके कुछ जिले थे जो इसमें आने के लिए मांग कर रही थी। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, जो प्रशासन होता है ना वो खुद ही के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, सरकार का हस्तक्षेप इसमें कम हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, संदर्भ क्या है, हाल ही में जो केंद्र और राज्य है उनके द्वारा जो KAAC है इसको एक क्षेत्रीय परिषद में जो है अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, KAAC क्या है, करबी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल। ठीक है, तो इसी बीच जो असम के रेगमा नागा हैं उन्होंने जो अमित शाह जी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन पर एक पत्र लिखा जिसमें क्या कहा कि उन्हें एक स्वायत्त जिला परिषद का गठन करने की मांग की है उनके उनके द्वारा, जो रेगमा नागाज है। ठीक है, संबंधित अगर प्रकरण देखें इसमें, तो देखिए जो असम सरकार है वो जो कार्बी आंगलोंग क्षेत्र है ना, ठीक है, जिनको रेगमा हिल्स भी कहा जाता है, तो उनके साथ जो है उग्रवादी जो वहाँ के संगठन है उनसे शांति समझौते की मतलब अंतिम कगार पर है। ठीक है, जो एक नागा संगठन है जिसका नाम क्या है, NSCN-IM। ठीक है, इन्होंने जो है इन्होंने कहा कि जो रेगमा नागा हुआ है इनको पीड़ित करने वाला कोई भी समझौता जो है स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये कार्बी आंगलोंग क्षेत्र को ही क्या है, रेगमा हिल्स कहा जाता है। तो रेगमा हिल्स क्या है, तो ये मतलब ये जब नागालैंड का निर्माण हुआ था 1963 में, तो जो रेगमा हिल्स थी उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक असम के अंदर आया और एक नागालैंड के अंदर आया। तो वहाँ से पे क्या होता रहता है कि बहुत मतलब निहित कुछ स्वार्थ है, उसकी वजह से जो है बाहरी लोग आक्रामक अंत्य प्रवाह जो है करते रहते हैं, जिसके वहाँ के जो रेगमा हिल्स के लोग हैं वो शिकार होते रहते हैं। ठीक है, स्वायत्त जिला परिषद ये क्या होता है, तो जो छठी अनुसूची है इसके अनुसार जो ये 4 राज्य हैं इनके जो है जनजातीय क्षेत्र जो कि तकनीकी रूप से जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं ना इनसे भिन्न होते हैं यहाँ के। ठीक है, छठी अनुसूची में जो होते हैं, तो हालांकि जो ये क्षेत्र हैं वो राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के दायरे में आते तो हैं, किंतु कुछ विधायी और न्यायिक शक्ति के प्रयोग हेतु जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद
इनके गठन का भी इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके तहत जो प्रत्येक जिला है वो एक स्वायत्त जिला हो जाता है, जो ये हमारे छठी अनुसूची में आता है ना, ठीक है। और राज्यपाल एक अधिसूचना के माध्यम से उक्त जनजातीय क्षेत्रों की सीमाओं को जो है संशोधित या विभाजित कर सकता है। अब जो ये छठी अनुसूची के अंदर जो आते हैं जनजातीय क्षेत्र, इनमें देखिए राज्यपाल जो होता है वो क्या कर सकता है, तो किसी भी क्षेत्र को शामिल कर सकता है, बाहर कर सकता है, नया स्वायत्त जिला गठित कर सकता है। उसके अलावा किसी भी स्वायत्त जिले के क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है, उसको कम कर सकता है, ठीक है। नाम परिवर्तित कर सकता है, किसी स्वायत्त जिले की सीमाओं को परिभाषित भी कर सकता है जो राज्यपाल होता है, ठीक है। छठी अनुसूची की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों का गठन। तो देखिए जो छठी अनुसूची के तहत जो जनजातीय क्षेत्र होंगे वहाँ पे जो भी ये जिला परिषद होगी और क्षेत्रीय परिषद होगी, इसमें क्या होगा, प्रत्येक स्वायत्त जो जिला होगा उसका एक जिला परिषद होगा, ठीक है, जिसके जो है 30 से अधिक मेंबर नहीं होने चाहिए। उसमें से 4 जो है राज्यपाल नाम निर्देशित करता है और बचे हुए जो है वयस्क मताधिकार से चूज़ किए जाते हैं, ठीक है। गठित किए गए जो प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र है उसमें एक अलग क्षेत्रीय परिषद होगी। उसके अलावा देखिए जो प्रत्येक जिला परिषद और जो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद है उसमें क्रमशः एक जिला परिषद जिसमें जिले का नाम होगा, एक क्षेत्रीय परिषद जिसमें क्षेत्र का नाम होगा और एक निगमित निकाय होंगे, ठीक है। इनमें जो है चिर उत्तराधिकारी ये क्या होते हैं, मतलब इस चिर का मतलब हो गया जो कभी ख़त्म ही ना हो, मतलब एक जैसे है अभी, फिर उसके बाद दूसरा, मतलब जो पद जैसे कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। इस टाइप से जो है प्रणाली तथा एक सामूहिक मोहर होगी, एक मोहर मतलब स्टैंप होगी इसकी, तथा उक्त नामों से ही जो है ये कार्रवाई करेंगे और इन पर जो है कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है जो यूएनएससी के जो महासचिव है गुटेरेशिया, उनके दूसरे कार्यकाल के लिए सिफारिश किया गया, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल पूरा हुआ है तो उसके बाद इन्हीं के जो है दोबारा इनको मतलब नियुक्त के लिए इनकी सिफारिश की गई, ठीक है। तो अगला कार्यकाल कब से कब तक है, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर इनके महासचिव की बात करें, सेक्रेटरी जो जनरल होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, ठीक है। तो महासचिव देखिए क्या काम करता है, तो ये महासचिव के अलावा जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है उसके रूप में क्या क्या करता है, एक तो यूएनएससी हो गया, ठीक है, जो ये है। उसके अलावा जो जनरल असेंबली होती है, उसके अलावा इसका आर्थिक भी है, सामाजिक परिषद है, संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग है, उनके द्वारा सौंपे के जितने भी कार्य हैं ये उनको पूरा करता है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा महासचिव और क्या कर सकता है, कोई भी ऐसे मामले को जो है अपने संज्ञान में उसे लेने का अधिकार होता है जो कि उसकी राय में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए अगर खतरा उत्पन्न करे, ठीक है, अपने आप ही जो वो है उसे संज्ञान में ले सकता है। उसके अलावा देखिए इसकी जो नियुक्ति होती है वो कैसे होती है, जो 193 सदस्यीय महासभा होते हैं उसमें क्या होता है, उम्मीदवार की जो है सिफारिश की जाती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो महासचिव के चयन होते हैं उसमें यूएन के सभी सदस्यों की राय ली जाती है, ठीक है। पर इसमें जो प्रभाव है वो किसका होता है, जो 5 स्थायी जो मेंबर है, परमानेंट जो मेंबर है, जैसे कि यूएसए है ना, और यूके हो गया, और चाइना, फ्रांस और रशिया, ठीक है। ये पांचों जो है क्या है, परमानेंट मेंबर्स हैं। तो इनका जो है प्रभाव रहता है इसमें। इसमें से कोई भी सदस्य जो है अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए महासचिव के जो मान लीजिए कोई उम्मीदवार अगर महासचिव बनने जा रहा है तो पांचों में से कोई भी उसको वीटो करके उसके पद को समाप्त कर देगा, ठीक है। अब इसके सामने चुनौतियाँ क्या हैं, तो जो महासचिव है उसके कार्य और शक्तियों को क्या है, स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। उसके अलावा जो महासचिव का चयन है वो पूरी तरह से योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर नहीं है, मतलब जैसे पांचों देशों में से कोई भी उसे हटा सकता है, ठीक है। तो योग्यता अगर वो योग्य भी हो तो भी वो नहीं लग आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है पारदर्शिता पर आधारित ये पद नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखिए महासचिव कार्यालय का अगर महत्व देखें तो ये सबसे पहले क्या करता है, शांति स्थापना मतलब स्थापित करने का प्रयत्न करता है, जो कि जो कार्यालय शांति अभियानों की देखरेख करना और इसे संबंधित विभाग के प्रभारी जो सचिव होते हैं उनकी नियुक्ति भी यही करता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए मध्यस्थता का कार्य करता है, तो इसके रूप में ये जो महासचिव होता है वो संघर्ष को रोकने और जो प्रतिबंध करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्षता के साथ कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो ब्रिक्स आधारवाद का विरोध करता है चीन। तो इसके अंतर्गत जो क्वाड मेंबर हमने कल भी पढ़ा था ना, जो 8 जून वाले में, तो क्वाड जो मेंबर है उसको लेकर मतलब यहाँ पे कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब ब्रिक्स के थ्रू चाइना ने कुछ स्टेटमेंट दिया, ठीक है।
तो ब्रिक्स देशों के विदेशी मंत्रियों की आभासी प्रारूप में एक बैठक में आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत जो है 2 बयान जारी किए गए, ठीक है। किनके द्वारा? तो मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन एंड ब्रिक्स जॉइंट स्टेटमेंट ऑन स्ट्रेंथनिंग एंड रिफॉर्मिंग द मल्टीलेटरल सिस्टम, इन दोनों के द्वारा 2 बयान जारी किए गए। पहले में क्या कहा गया? तो ब्रिक्स एवं इसके जो अभिप्रेत उद्देश्य है उस पर चीन का वक्तव्य देख लेते हैं, ठीक है। तो चाइना ने क्या कहा कि ब्रिक्स जो खुलापन, समावेशिता, सबके लिए हितकारी सहयोग का अनुसरण करते हैं, ठीक है। और गुटबंदी जो कि क्वाड को टारगेट करके कहा गया, राजनीति और वैचारिक जो टकराव है उसको अस्वीकार करते हैं, ठीक है। जो ब्रिक्स देश है वो क्या करते हैं? उभरते बाजारों, विकासशील जो देश हैं उसके रूप में वास्तव में जो बहुपक्षवाद है, मतलब मिलजुल कर बहुपक्षीय सहयोग के प्रति अपने दृष्टिकोण में कुछ विकसित देशों से अलग हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स देश जो है वो जो यूएन चार्टर है उसके उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन करते हैं, और जो आधारवाद है, मतलब जो बेसिक वो एक्सेप्शनलिज्म है, और जो दोहरे मानकों का विरोध करने की जो आवश्यकता है उस पर बल देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस वक्तव्य का संकेत, तो ये संकेत कहाँ? ये भारत की तरफ किया गया, मतलब क्वाड की तरफ, जो चारों मेंबर हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनके मध्य जो क्वाड ग्रुप है उसके निर्माण का विरोध कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इसको क्वाड को तो बनाया इसीलिए गया ताकि चाइना को बैलेंस किया जा सके। तो इसका मानना क्या है? यह समूह तीसरे पक्ष के हितों को जो है लक्षित कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ ही रखा होगा, बेसिक इकोनॉमी में पढ़ रखा होगा। तो ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, जो कि 2010 में जो साउथ अफ्रीका था वो आया था, 2006 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, और 2001 में जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम ओनील, इन्होंने जो है इसकी शब्द की चर्चा की थी इन चारों देशों को लेके, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसकी अध्यक्षता जो है इनके क्रम के अनुसार ही की जाती है, पहले मतलब ब्राज़ील, रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, ये क्रमवार जो है अपने नाम के अकॉर्डिंग जो है वो करते हैं, इसका पद का अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सदस्यों के बीच निम्नलिखित माध्यम से जो है सहयोग किया जाता है। ये 3 इनके ट्रैक 1, 2, 3 है, जिसके जो मतलब बेसिक आधारभूत जो इसका वो है फंड है, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय सरकारों के मध्य औपचारिक राजनयिक जुड़ाव हो, ठीक है। तो औपचारिक राजनयिक जुड़ाव हो, सरकार से संबंध संस्थानों के माध्यम से जो है, जैसे कि राज्यों के स्वामित्व वाले जो उद्यमों और व्यापारों उनकी परिषद, सिविल सोसाइटी और पीपल टू पीपल जो है संपर्क हो, ठीक है। भारत और ब्रिक्स की अगर बात करें तो भारत दृष्टिकोण से जो ब्रिक्स विकासशील देश है या वैश्विक दक्षिण की एक आवाज़ बनकर उभरा है, ठीक है। मतलब भारत ने कई बार ब्रिक्स में ही जो आतंकवाद के मुद्दे हैं उसको उठाया है, तो इसकी वजह से जो है भारत इसके पक्ष में ही रहा है, ठीक है। नई दिल्ली का मानना क्या है कि जो WHO है, विश्व व्यापार संगठन है, ये WHO नहीं, सॉरी, WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उससे लेकर जलवायु जो परिवर्तन तक के मुद्दे हैं उन पर चुनौतियों को उठाने के साथ साथ ब्रिक्स को एक विकासशील जो देश है उसके अधिकारों की रक्षा करनी होगी, ठीक है। तो ब्रिक्स द्वारा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया भारत द्वारा, ठीक है। यह भारत के लिए एक सफलता रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो प्रीलिम्स फैक्ट है ऑपरेशन पेंजिया 15, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो नकली दवाएं थी बेची जाती थी उसके रूप में, जैसे ये इतनी सारी वेबसाइट बैन कर दी, 1,13,020 वेबसाइट लिंक जो है इनको हटा दिया गया। तो इसके ऊपर जो इंटरपोल समन्वित ऑपरेशन 92 देशों के जो पुलिस, सीमा शुल्क और स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण है, इन्होंने भाग लिया इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो नकली और अवैध दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की बिक्री है उसको लक्षित करते हुए जो ऑपरेशन पेंजिया है, इसके तहत रिकॉर्ड संख्या में नकली ऑनलाइन फार्मेसी को जो है बंद किया गया, ठीक है। तो 2008 में शुरू किया गया ऑपरेशन पेंजिया के बाद इस प्रकार की यह सबसे बड़ी कार्रवाई थी अभी तक, ठीक है। उसके बाद देखिए GI प्रमाणित जो आम है, तो आम की 3 जो अलग अलग जो वो है उनको GI टैग मिला है, खिरसापति, लक्ष्मण भोग, जर्दालू, ये तो आपने पढ़ा ही था काफ़ी टाइम पहले, 2-3 महीने पहले आया था। तो पश्चिम बंगाल और बिहार से 3 GI प्रमाणित किस्मों सहित आम की 16 किस्मों को जो है बहरीन को निर्यात किया गया, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, बहरीन, ठीक है। कतर यहाँ पे हो गया, और ये पर्शियन गल्फ के अंदर है बहरीन, ठीक है। यहाँ पे ये दुबई, अबू धाबी, ठीक है। दमा यहाँ पे देख लीजिएगा इसके बारे में, यहाँ पे जो है जो आम की 16 किस्में हैं वो भेजी गई है, ठीक है।
ठीक है, तो इसके बाद क्या टॉपिक है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसको कार्बन न्यूट्रल बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर। तो हाल ही में जो है जो CESL है, जो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, तो CESL क्या है, विद्युत मंत्रालय के तहत जो EESL है, एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड, इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, लद्दाख केंद्र शासित जो प्रदेश है इसको एक स्वच्छ और हरा भरा केंद्र प्रदेश बनाने के लिए जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके प्रशासन के साथ साथ एक समझौता, जो MOU होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो मतलब अभी हस्ताक्षर ही किए हैं, कुछ आगे का तो हुआ नहीं है। तो उसके अलावा देखिए जो अभियान है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, तो नीति आयोग और जो पीरामल फाउंडेशन है इनके द्वारा 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 20 लाख नागरिकों को कोविड होम केयर सहायता प्रदान की जाएगी और एक विशिष्ट पहल के तहत जो आकांक्षी जिला सहभागिता है इसका हिस्सा बन रहा है, जिसमें जो स्थानीय नेता होंगे, नागरिक समाज और स्वयंसेवक आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसको जो है ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में उभरती समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला प्रशासन के साथ काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए युवा, ये पहले भी आया था, जो युवा लेखकों का मार्गदर्शन हेतु प्रधानमंत्री की एक योजना है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर, मतलब 30 साल से जो कम के जो लिखाई का मतलब लिखते हैं लेखक हैं, तो ये उनके लिए है। ठीक है, तो इसमें जो है युवाओं को उनके लेखन कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए युवा लेखनों का मार्गदर्शन करने और हेतु एक राष्ट्रीय योजना है। ठीक है, तो इसमें करना क्या होगा, चलिए पहले से देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत खुद को व्यक्त करने और भारत को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार युवा नवोदित लेखक, जो नए नए लेखक हैं, उनके एक पुल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही यह योजना भारतीय संस्कृति और साहित्य को विश्व स्तर पर पेश करने में जो है मदद करेगी। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए, थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा। तो इसमें के अंदर करना क्या है, युवा के अंदर टू मेंटोर बडिंग योर राइटर्स बिलो 30 साल। ठीक है, इसमें क्या है ना, थीम हो क्या होगी, अनसंग जो हीरो है भारत के, ठीक है, फ्रीडम फाइटर होगी, नेशनल मूवमेंट है, इन सब के बारे में बता सकते हैं। सिलेक्शन थ्रू ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट होगा, उससे आप सेलेक्ट होंगे। कॉन्टेस्ट पीरियड 1 जून से 31 जुलाई तक। ठीक है, टोटल 75 ऑथर्स टू बी सेलेक्टेड, 75 सिर्फ सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, सेलेक्टेड ऑथर टू बी अनाउंसड ऑन 15 अगस्त 2021 को सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो राइटर एंट्रीज टू बी रेडी बाय पब्लिकेशन ऑफ 15 दिसंबर 2021। ठीक है, तो देख लीजिएगा। स्कॉलर ₹50,000 पर मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, हर महीने 50,000 मिलेंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे जब उसके बाद स्कॉलरशिप। तो चलिए, आज थोड़ा लेट हो गया, मैं कोशिश करूँगा कि कल से क्या आज आएगा शाम में, तो कोशिश करूँगा रात में उसे बना के डाल दूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए आप कोना पकड़िए, बैठे रहिए और क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, एंड अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे।